नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सातवें चरण में दाव पर योगी के 5 मंत्रियों के साथ वाराणसी की शिवपुर सीट से अनिल राजभर, वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी, जौनपुर से गिरीश यादव, मिर्जापुर के मलिहान से रमाशंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में हैं। तो कल आखिरी चरण का चुनाव होना है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें योगी सरकार के 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। किस्मत इनकी ईवीएम में कैद हो जाएगी। जहां जौनपुर से गिरीश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं वाराणसी से सबसे अधिक मंत्री यानी कि 3 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। मिर्जापुर के मड़िहान से रमाशंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में हैं। सातवें चरण में दाव पर योगी सरकार के 5 मंत्रियों की साख है। वाराणसी की शिवपुर सीट से अनिल राजभर हैं, वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल हैं, तो वहीं वाराणसी दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी चुनावी मैदान में हैं। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से गिरीश यादव चुनावी मैदान में हैं। तो इस तरीके से 5 मंत्रियों की किस्मत दाव पर है। वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी, जौनपुर से गिरीश यादव, मिर्जापुर के मड़िहान से रमाशंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में और वाराणसी के शिवपुर सीट से अनिल राजभर। तो 5 मंत्रियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। पूर्वांचल के ये 7 जिले की 54 सीटों पर कल जब चुनाव होंगे तो योगी सरकार के 5 मंत्री भी चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरी है, तो समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरी है। साथ ही सुभाषपा इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार है और समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव भी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से इस बार पूर्वांचल में झंडे गाड़ने की बात कहते हैं। तो मैदान में योगी सरकार के 5 मंत्री हैं। जौनपुर से गिरीश यादव है, तो वहीं मिर्जापुर के मड़िहान से रमाशंकर सिंह पटेल हैं। वाराणसी की शिवपुर सीट से अनिल राजभर हैं। 9 जिलों की अगर बात करते हैं तो आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और अन्य जिले इसमें शामिल हैं। तो मैदान में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की किस्मत भी कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल चुनाव होंगे। हमारे तमाम सहयोगी तमाम अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष मिश्रा हैं मऊ से, कृतिका है जौनपुर से और वहीं संदीप श्रीवास्तव हैं आजमगढ़ से। जौनपुर में कृतिका आप मौजूद हैं। लगातार 6वें और 7वें चरण में आपने वहां पर देखा है, समीकरण इस बार जौनपुर में क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करते हैं तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार समीकरण क्या कहते हैं? देखिए मीनाक्षी, अगर इस बार की बात करें तो इस बार वाकई काफ़ी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार का वोटर जो है वो काफ़ी साइलेंट है। इससे पहले जितने भी चुनाव हमने देखे हैं उसमें अक्सर हमने जब चरणों में हम विधानसभा चुनाव कवर करते हैं तो आखिरी तक आते आते हमें इतना समझ में आ जाता है कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन
इस बार 2022 के जो विधानसभा चुनाव है इसमें अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट है। जब हम वोटर के पास जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम किसको वोट करेंगे ये अभी तक कोई नहीं बता सकता, और किसकी सरकार बनेगी ये भी बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था, 1 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट अपना दल के खाते में गई थी। अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जिन सीटों पर 2017 में कमल नहीं खिल पाए, तो उन पर सीधे तौर पर फोकस है, जिसमें समाजवादी पार्टी की कब्जे की हुई 2 सीटें मल्हनी और शाहगंज, ये दोनों सीटें वाकई काफी खास, काफी अहम है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा पिछले काफी लंबे समय से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मल्हनी और शाहगंज, इन दोनों में से इंतवारी की जाए और यहां पर कमल खिलाया जाए 2022 के लिए। हालांकि इसके अलावा अगर जौनपुर सदर सीट की बात करें तो यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां की जनता जो है देखिए वो हर बार अगर अपना जौनपुर की विधायक मल्हनी बदलती है। सीट की बात करते हैं तो धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है, दिग्गज है, किस प्रकार से उनकी सीट पर इस बार समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए धनंजय सिंह की अगर बात करें तो वाकई जनता में विकास को लेकर के गुस्सा भी है, लेकिन कुछ अलग अलग समीकरण हमें हर जगह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, और जनता से जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर कहना है कि हम तो तभी बताएंगे जब मतदान करेंगे, और मतदान करने के बाद में विकास को लेकर के सीधे तौर पर मतदान होगा। उसके अलावा महंगाई मुद्दा है, उसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा है इस बार। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह भी हालांकि दावा तो कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन विकास के मुद्दे पर जब बटन दबेगा या फिर महंगाई के मुद्दे पर जब वोट होगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी बिल्कुल हो सकती कृतिका, हैं देखा धनंजय जाए सिंह तो के लिए। साइलेंट वोटर्स काफी खतरनाक साबित होते हैं, काफी खतरनाक माने जाते हैं, जहां पार्टियां एक तरफ हो हल्ला कर रही हैं और कह रही हैं कि चुनावी मैदान में हम हैं इस बार और हम ही जीतेंगे, तो वहीं वोटर साइलेंट हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि ये साइलेंट वोटर्स की ताकत आखिरकार किस प्रकार से नजर आती है। मौका एक बार रुक कर लेते हैं। मनीष, इस बार देखिए जहां मुख्तार अंसारी लगातार जेल से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। सुभाषपा से उन्हें टिकट मिला है। क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जैसे उनके पिता मुख्तार अंसारी लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं, अब्बास अंसारी भी इस बार यहां से जीत दर्ज कर पाएंगे? विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं। अब उनके बेटे अब्बास अंसारी यहां से ताल ठोक रहे हैं और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। हमने देखा है मुख्तार अंसारी का, जब हमने देखते थे मुख्तार अंसारी भी बहुत मुखर अपना प्रचार करते थे, पर जिस तरीके से अभी पिछले 2 दिनों से अब्बास अंसारी ने जो अपने प्रचार किए हैं, जो अपने भाषण दिए थे, कहीं ना कहीं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लेते उनके ऊपर रोक भी लगाई थी और वो रोक उनके प्रचार प्रसार में लगाई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस तरीके से आप एक जो परफेक्ट नेता होता है और एक जो आपको विरासत में नेता सीट दी जाती है, वो जरूर यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि परंपरागत सीट है मुख्तार अंसारी की, और यहाँ पे मुख्तार अंसारी का जो अपना वोट बैंक है वो उसमें सेंधमारी करना बहुत मुश्किल है। और इस बार फिर से लग रहा है कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनको ये विरासत में दी गई सीट उनके लिए आसान बन सकती है। मार्जिन की बात यहाँ पे करेंगे, मार्जिन की यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मार्जिन यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम सदर में जाते हैं तो तमाम वो इमारतें दिखती हैं जिसपे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चले हैं। वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से मौजूद प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे अपना प्रचार जरूर करते हुए आपको दिखेंगे। वहाँ पे उनके झंडे जो दिखेंगे कि देखिए अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं, हाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारे जो बुलडोजर हैं जिनकी मरम्मत के लिए उनको रोका गया है, 10 मार्च के बाद वो निरंतर फिर से ऐसी ही कार्रवाई करते रहेंगे। और वही गिरी हुई इमारतें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी दिखाते हैं कि देखिए हमारे अब्बा जो जेल में बंद हैं, जो 25 महीने से बाहर नहीं निकले हैं, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा रही है। ये एक तरफा ख्याल है, तो एक इमोशनल और एक तरफ जो कार्रवाई है उसको देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि क्योंकि मुख्तार अंसारी का अपना यहाँ पे वोट बैंक है, अपनी उनकी छवि है, मुस्लिम वोट बैंक में आते हुए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से थे, इस बार सुभाषपा और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उनको संयुक्त दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका पल्ला भारी है, क्योंकि जो MY फैक्टर्स होते हैं जो कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, राजभर की भी यहाँ पे जो स्थिति है वो मजबूत है। तो माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण की मनीष आप बात कर रहे हैं, तो जातिगत समीकरण 90 की
दशक से ही यहाँ प्रभावी रहा है। अगर 2017 में बीजेपी की लहर और मोदी लहर को छोड़ दिया जाए तो हमेशा यहाँ पर जातिगत समीकरणों के तहत ही मतदान हुए हैं। उसी हिसाब से, उसी लहजे से यहाँ पर जीत दर्ज हर सीट पर की गई है। लेकिन जो आप MY फैक्टर की बात कर रहे हैं, मुस्लिम यादव फैक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पर अब्बास अंसारी के पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है मऊ में, और मऊ सदर की बात करेंगे तो वहाँ अच्छी तादाद में वोटर्स हैं। उसके साथ साथ यादव जो वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का था, हमेशा से रहा है, वो अगर आपको साथ में मिलता है तो आपका मार्जिन और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की अपनी व्यक्तिगत छवि की बात करेंगे, हालांकि उनको बाहुबली कहा जाता है, यहाँ के माफिया के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया है, पर अगर एक प्रत्याशी के तौर पर देखेंगे तो जरूर उनके ऊपर कानूनी कई मुकदमे हैं, कई इसमें धाराएं हैं, पर उसको कहीं ना कहीं इमोशनल इंपैक्ट देने की कोशिश की गई है इस चुनाव में। जिस तरीके से उनको जेल में बंद है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बताओ प्रत्याशी, उनके बेटे ने उसको भुनाने की जरूर अच्छी कोशिश की है, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में डे 1 से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं तो दंगे की बात करते हैं, मुकदमों की बात करते हैं, और जब आप जैसे जैसे परिवारवाद की बात होती है दूसरे तीसरे चरण में, चौथे सिंपैथी वोट जो है मनीष, उसको पाने की पूरी कोशिश की जा रही है अब्बास अंसारी की तरफ से। आजमगढ़ से संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, अगर हम आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनका प्रभाव हमेशा से रहा है, देखने को भी मिलता है। लेकिन इस बार जब आजमगढ़ में अगर बात करते हैं तो समीकरण कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां से लगातार 9वीं बार चुनावी मैदान में हैं, जो जीत की कोशिश कर रहे हैं दयाशंकर सिंह भी। तो क्या समाजवादी पार्टी यहां से फिर से वही आंकड़े दोहरा पाएगी, वही अपने आप को साबित कर पाएगी 2012 के चुनावों की तरह ही? संदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, ठीक है। संदीप, मैं अपना सवाल दोबारा से दोहरा देती हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की, मऊ की, गाजीपुर की, तो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी और उसके जो तमाम सहयोगी दल हैं उनका वर्चस्व देखने को मिलता है, उनकी पकड़ देखने को मिलती है। इस बार आजमगढ़ में सियासी समीकरण क्या रहेंगे? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो सहयोगी दल हैं, कौन इस बार यहाँ पर किसकी हवा बनते हुए आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हवा की अभी कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पूरी यहाँ की जनता साइलेंट मोड में है। सिर्फ अभी उन्हें अपना पत्ता खोला नहीं कि वो किसके पाले में जाएंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि गढ़ की बात कर रहे हैं तो ये सपा का शुरू से ही गढ़ रहा है। और यहाँ के सदर विधानसभा में दुर्गा प्रसाद यादव जी 9 बार से लगातार चुनाव में है, 8 बार के लगातार विधायक है, 9वीं बार वो चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि सपा का ही गढ़ है, और सपा यहाँ से हमेशा लगातार 6-7 की है जाएगा, पूरी तरह से सपा का ही गढ़ इसको माना जाएगा। अन्य पार्टियां जो है अपनी लगातार कोशिश करती हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, वो जनता को लुभा नहीं पाती है कि उनके पाले में भी कुछ सीटें जाएं। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है। 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार यहाँ किसकी हवा रही है। मनीष, कृतिका, संदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों को खबर बता देते हैं, उसके बाद आपका रूबरू होते हैं। तो 7वें चरण में बाहुबलियों की भी परीक्षा होगी। जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू से लड़ रहे धनंजय सिंह, मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा। तो ये तमाम लोग भदोही की ज्ञानपुर सीट से जहां बात कर लेते हैं तो विजय मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। बाहुबलियों की भी 7वें चरण में परीक्षा है। धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू से लड़ रहे हैं। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं। वहीं भदोही की ज्ञानपुर से विजय मिश्रा हैं। तो बाहुबली भी चुनावी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला भी 10 मार्च को होगा, लेकिन कल ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी। तो 7वें चरण में ये बाहुबली हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट से बात करते हैं तो जेडीयू से धनंजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं और भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्र चुनावी मैदान में हैं। तो मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा हैं और बाहुबलियों की भी कल परीक्षा होगी। जौनपुर की मल्हनी सीट से धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं।
और मनीष और कृतिका लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृतिका, देखिए जौनपुर की अगर बात करते हैं तो वहां पे मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है लगातार हावी रहा है। 2014 से लेकर के अभी तक वो मेडिकल कॉलेज भी पूरा नहीं बन पाया है। दर्शकों को हमने आपकी वो बातचीत भी दिखाई थी जहां आपने अखिलेश यादव से इसको लेकर के सवाल भी किया था और अखिलेश यादव ने कहा था कि बस एक खंडर का उद्घाटन किया गया है, ना विकास किया गया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप किया गया है, बस एक स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर दिया गया है, ना नर्स है ना डॉक्टर्स है। तो इसको लेकर के लोगों के मन में कितनी पीड़ा है और क्या लोग इसे विकास के नाम पर याद रख करके वोट करने जाएंगे 7वें चरण में? देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें जो जौनपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज है जिसकी नींव 2014 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उस वक्त इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी और अभी तक 2022 का आ चुका है लेकिन अभी तक ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि हाल ही की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मेडिकल कॉलेज पर ग्रीन पर्दे डाल करके इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। लेकिन अगर असलियत की बात करें तो यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो वाकई इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के यहाँ के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर ये मेडिकल कॉलेज समय रहते ही पूरा कर लिया जाता तो शायद कोविड जब आया था तो उस दौरान इस लोगों की बहुत कुछ हेल्प हो जाती। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई शायद वो आंकड़ा थोड़ा सा कम हो सकता था, लोगों को हेल्प इस मेडिकल कॉलेज से मिलती। दूसरी चीज, अगर ये मेडिकल कॉलेज समय से बनकर तैयार होता तो शायद कहीं ना कहीं रोजगार पर भी इसका असर मिलता, लोगों को रोजगार मिलता मेडिकल कॉलेज की वजह से। तो ऐसे में सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई जो आपने बात कही अभी कि जब मैंने खुद ने जब अखिलेश यादव से बात की थी तो उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जौनपुर के अंदर इस मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से तैयार किया जाएगा और इसे चालू किया जाएगा ताकि इसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को मिल सके, जिस मकसद के साथ इसको बनाने की शुरुआत की गई थी। देखिए कृतिका, कहीं ना कहीं लोगों के मन में दर्द तो अभी भी है कि कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वो बिल्कुल शायद कल ये चीज याद रखेंगे और कल जब चुनाव में मतदान करने के लिए जाएंगे तो बटन दबाते समय इस बात का ख्याल भी रखेंगे। और हमारे साथ मनीष लगातार मऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए इस बार बाहुबलियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली है। धनंजय सिंह जहां मल्हनी से हैं तो वहीं अब्बास अंसारी भी मऊ सीट से हैं और विजय मिश्र भी चुनावी मैदान में हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो क्या सियासी समीकरण इनके पक्ष में इस बार बनेंगे? देखिए पूजा, आपको बताऊं कि एक मौका है कि जब ये बाहुबली माफिया से माननीय बाहुबली बनने की तरफ अग्रसर होंगे, क्या जनता इनको एक बार माननीय माफिया से माननीय बनने का मौका देती है कि नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुरजोर कोशिश की जा रही है, चाहे हम जौनपुर से विधायक की लड़ रहे हैं, मल्हनी सीट से लड़ने वाले धनंजय सिंह की बात करें, चाहे हम बात करें विजय मिश्रा भदोई से, और चाहे अब्बास अंसारी की जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो उनकी विरासत को लेके जाने के कयास में है। तो देखना ये होगा किस तरीके से, जिस तरीके से इनका प्रभाव रहा है। धनंजय सिंह खुद विधायक रहे हैं, विजय मिश्रा खुद माफ करिए धनंजय सिंह खुद सांसद रहे हैं और विजय मिश्रा विधायक रहे हैं। उसके बाद मुख्तार अंसारी अभी तक उस सीट से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। तो इस तरीके के जो समीकरण है, इनके अपने कुछ वोट बैंक्स होते हैं, अपने कुछ लोग होते हैं, अपने एक वोट प्रतिशत होता है। पर अगर इनको कोई गठबंधन या कोई बड़ा बैनर मिलता है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे हम सुभाषपा की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, अगर कोई एक ऐसा बैनर मिलता है तो निश्चित तौर से उसका वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ता है। तो एक मौका कहीं ना कहीं इनके लिए बनता नजर आता है। हम अगर बात करेंगे मऊ के सदर सीट की, तो मऊ के सदर सीट में अब्बास अंसारी के साथ यही एक बेनिफिट मिल रहा है। पिता की विरासत में उनको सीट मिली हुई है, बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, बाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और लगातार जिस तरीके से हमलावार हुआ था भारतीय जनता पार्टी पूरा, पर वो समाजवादी पार्टी में आते उनके बेटे को सुभाषपा से टिकट दिया जाता है जो कि गठबंधन में है, यहाँ की सीट उनको जाती है। अब्बास अंसारी को टिकट दिया जाता है, लगातार उनके प्रचार प्रसार में लोगों को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी है, वो यहाँ पेगा। और मनीष देखिए, जहां पिछले 2017 में 3 सीटों पे अब्बास अंसारी इस बार चुनावी मैदान में है, अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंपैथी वोट है वो भी उनको मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बुलडोजर का जिक्र करती है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का जिक्र करते हैं और जितने भी बुलडोजर उन्होंने चलाए हैं, क्या मुख्तार अंसारी को इससे कोई नुकसान होता हुआ यहां नजर नहीं आएगा? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं, इस अगर हम मऊ की चारों विधानसभा की बात करेंगे तो उसमें से 3 विधानसभा सीटों पे बीजेपी काबिज थी, एक पे बहुजन समाज पार्टी थी। तो इसमें बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को बचाने की जिम्मेदारी है। दारा सिंह चौहान, उनके मधुबनी में आज तक कभी कमल नहीं खिला था, वो कमल खिलाते हैं, वहाँ से इनाम भी उनको मिलता है, कैबिनेट 1 मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं वहाँ से। तो अब की बार वो भी वहाँ से गए हैं।
क्या आप अपना कमल का फूल को मधुबनी में एक बार दोबारा रिटेन कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। सदर में कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती रही हमेशा मुख्तार अंसारी से, उनका बेटा है, क्या इस जो एक लायबिलिटी मिल रही है, एक आपके पास चांस मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी खुद जेल में बंद है, आपने पूरे तरह प्रेशर ले रखा है, बुलडोजर का दर्द दिखा रखा है, क्या जनता तक आपका संदेश गया है? क्या आप सदर में अपनी सीट पे काबिज हो सकते हैं? तीसरी चीज, आपके पास घोसी विधानसभा है जहां से फागू चौहान जो कि राज्यपाल हैं बिहार के, उनके बेटे रामविलास चौहान यहां से दारा सिंह चौहान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या दारा सिंह चौहान जो कि आपको मधुबनी से जिता के लाते हैं, बागी हो जाते हैं समाजवादी पार्टी में, उनके खिलाफ आपकी रणनीति कैसी रही है? क्या रामविलास आपके टक्कर दे सकते हैं? तो प्रतिष्ठा बचाने की यहाँ पे मऊ की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए है और समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर मऊ के सदर से निकालते हैं तो यकीन मानिए विन विन सिचुएशन। आप 0 पे थे यहाँ पे मऊ में, अगर एक भी सीट पाते हैं तो जरूर निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और मऊ की बात करेंगे तो मऊ में न केवल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा है। पूजा, यहाँ पे हम नहीं भूल सकते कि बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ पे है, मौजूदा सांसद यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के हैं, एक सीट यहाँ की विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी में। तो यहाँ पे बहन जी की पार्टी को भी हल्के में नहीं लिया जाता, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 सीटों को रिटेन कर पाएगी? जो मोदी की लहर थी 2017 में, जिस तरह से लहर थी, सुनामी था, सहयोगी दलों के साथ एनडीए 325 का आंकड़ा पार करती है। इस बार क्या अपने 4 विधानसभा में जो 3 विधानसभाएं थी, आप उसमें कमल देखिए मनीष, अगर हम बात करते हैं 2017 की बात करते हैं तो सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीटें जीती थी। संजय निषाद और निषाद पार्टी के, या फिर जनवादी पार्टी के चौहान हो, या फिर अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, बीजेपी हो और यहाँ पर सपा हो, सबकी किस्मत का फैसला कल होना है। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, लेकिन किस्मत का फैसला कल ही होगा। तो ऐसे में इस बार न केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की किस्मत का फैसला होने वाला है, बल्कि उनके जो तमाम सहयोगी दल हैं उनका भी फैसला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ इस बार ओम प्रकाश राजभर हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अगर 2017 की बात करते हैं तो 3 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस बार क्या होने वाला है? देखिए, आपको बता दूं पूजा कि उत्तर प्रदेश का आप ट्रेंड देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति की बात करेंगे, और जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते आए हैं वो जरूर ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वही पार्टी रूल करने के ज़्यादा नज़दीक होती है जिनके सहयोगी दल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो सहयोगी दल अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है विनिंग पार्टी पे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम आपको बता दें, पिछली बार जब निषाद पार्टी, राजभर, अपना दल सब साथ थे, छोटे छोटे दल थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसका जो नतीजा था वो बहुजन समाज, वो बात करेगा भारतीय जनता पार्टी की 325 की आपने सरकार देखी जो थी, अप्रत्याशित जीत थी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की। उसके बाद हमने देखा था जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी उनके साथ छोटे दल जो घटक दल थे, वो यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल थे वो उनके साथ थे। इस बार आप देखेंगे तो अपना दल, निषाद पार्टी एक तरफ नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं आप महादल की बात करेंगे, सुभाषपा की, राजभर की बात करेंगे तो वो आपके और रालोद की बात करेंगे तो आपके साथ समाजवादी पार्टी के साथ नजर आते हैं। इसमें देखना होगा जब ईवीएम खुलेंगे, 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो आप फिर से देखिएगा कि जिसका सहयोगी दल अच्छा परफॉर्मेंस करता है और शुरुआती दौर पे जो सहयोगी दल अपने सीटें बढ़ाता है, वो जिसके साथ होता है, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती नजर बिल्कुल आती मनीष, है। सहयोगी दल सरकार बनाने में बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं लगातार जो बैठकों का सिलसिला रहा है वो हर पार्टी ने अपने सहयोगी दल के साथ की है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें तमाम तरीके से मनाने की कोशिश भी की। सीटों के बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से बात का प्रयास किया कि कोई भी पार्टी उनसे रूठ ना जाए। कृतिका लगातार जुड़ी हुई हैं। कृतिका, देखिए, जब भी चुनावों की बात होती है तो लोग मुद्दे कहीं ना कहीं तो ध्यान में रख करके जाते हैं चुनाव प्रचार में, जहां पार्टियां अपना पुराना कार्यकाल में किए हुए कामों को गिनवाती हैं, तो वहीं वो पार्टियां जो चुनाव में उस बार नहीं जीत पाई थी, मान लीजिए जैसे कि समाजवादी पार्टी है, 2017 में वो नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2012 के कामों का लगातार जिक्र करते हैं। कामों का जब जिक्र करते हैं तो इस बार लोगों को कितना अंतर समझ में आता है, और अगर उन्हें अंतर समझ में आता है तो क्या ये अंतर ध्यान में रख करके वोट करने के लिए लोग यहां पर जाएंगे, या फिर जिस तरीके से हवा चलती है उसमें ही बह जाना पसंद करते हैं?
देखिए मीनाक्षी, अगर हवा की जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, तो हवा 2014 में बही, 2017 में बही और 2019 में भी बही, लेकिन हवा होने के बावजूद भी 2019 में जौनपुर की जो 2 संसदीय सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हवा तो यहां पर नजर नहीं आती किसी भी एक पार्टी की। त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है कृतिका। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है कृतिका। 10 मार्च को इसका खुलासा भी हो जाएगा। कृतिका, मनीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कल जो मतदान होने वाले हैं 9 जिलों की 54 सीटों पर, उसकी जो किस्मत है ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। 10 मार्च को खुलासा हो जाएगा आखिर किसकी बनती है सरकार। वहीं बीजेपी ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भैया जीभ गैल बा सूच, आते ही चुनाव के अखिलेश बबुआ भैल कंफ्यूज, जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा। तो इस तरीके से निशाना साधा गया है अखिलेश यादव पर। बीजेपी ने तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है। अरे भैया कुछ नई का सुनावा हो, इस सब तक घिसले कहानी रोज सुनत है। तला है सुना। मोदी योगी यूपी बोले जाने ये सारा जग, मोदी योगी यूपी बोले जाने ये सारा जग, और टोटी भैया भागे लंदन पूरी पार्टी लिए ठान। अरे वाह गुरु, कमाल कर दिया। योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल, योगी जी की बात सुने सब बोलत ऐसन बोल, अरे करमानी के सुने। तो ट्वीट करके लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल 7वें व अंतिम चरण के मतदान में यहां गरीबी व बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपने वोट की ताकत से अपनी तकदीर तथा प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की आयरन सरकार बनानी जरूरी है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, जग जाहिर है कि विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के लुभावने वादे व आश्वासन सभी घोर वादा खिलाफी साबित हुई है। इनकी सरकारों में यूपी के लोगों के हालात संभलने व वादे के मुताबिक अच्छे दिन लाने के बजाय लगातार बिगड़ती गई है, इसलिए अब इनके बहकावे में नहीं आना ही होशियारी। तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है, विरोधी पार्टियों ने धनबल समेत साम दाम दंड भेद आदि सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर यूपी के चुनाव को अपने पक्ष में करने का खूब जतन किया, लेकिन जानलेवा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार की निरंकुशता और आवारा पशु आदि से पीड़ित जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर डटी रही है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देख रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।